हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें आपको क्रॉप के टाइप्स बताए थे। लास्ट हम लोगों ने क्रॉप के टाइप्स पढ़े थे बेटा। और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इम्प्रूवमेंट, क्योंकि आपको जो चैप्टर है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज है ना, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, किस तरीके से फूड रिसोर्सेज में इम्प्रूवमेंट होता है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग होगी इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड। इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड। ठीक है बेटा, हमने क्या पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स पढ़े हमने, क्लासिफिकेशन पढ़े थे ना क्रॉप्स के। रबी की क्रॉप होती है, खरीफ की क्रॉप होती है, कौन कौन से फूड रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, फैट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन्स, ये सारे फूड रिसोर्सेज। अब हमें क्या पढ़ना है कि वो जो फूड रिसोर्सेज हैं उन फूड रिसोर्सेज में यानी कि क्रॉप्स, जो हमारी क्रॉप्स हैं, अभी हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग प्लांट्स के बारे में यानी कि क्रॉप्स यानी कि फसल के बारे में पढ़ेंगे। इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड, पहले भी मैंने आपको बताया था क्योंकि हमारा चैप्टर ही ये है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो हम लोग सबसे पहले प्लांट रिसोर्सेज में कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए, प्लांट रिसोर्सेज यानी क्रॉप्स। तो इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड, यील्ड मैंने आपको बताया था, यील्ड का मतलब होता है, अगर हम हिंदी मीनिंग देखेंगे यील्ड का, दैट इज पैदावार, जो फसल की पैदावार होती है, क्रॉप की जो पैदावार होती है दैट इज यील्ड। आपको मैंने तब भी बताया था बेटा, स्टार्टिंग में जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो हम तब भी हमने ये बात की थी कि जो क्रॉप होती है, क्रॉप की यील्ड का मतलब है क्रॉप का प्रोडक्शन। जैसे कि हमने बात की थी कि मटर है, मटर की पॉड किसको बोलते हैं, मटर की जो फली होती है उसको बोलते हैं। तो हमने ये बात की थी, अगर कोई प्लांट है जिस पर कि 50 मटर आ रहे हैं एक बार में, और एक दूसरा प्लांट है जिस पर केवल 25 ही आ रही है, तो यील्ड किसकी ज़्यादा हुई, जिस पर 50 आ रही हैं। यील्ड किसकी ज़्यादा हुई, जिस पर 50 पॉड आ रही हैं मटर की, उसकी यील्ड ज़्यादा हुई। तो हम तो चाहते हैं ना, तो हर किसान चाहता है कि उसकी जो फसल हो उसकी पैदावार अच्छी हो, यानी कि उसकी फसल उतने ही एरिया में उसकी फसल, भाई बीज तो नहीं उगाए जाएंगे, उसकी जो जितना बड़ा उसका खेत है उतनी ही फसल उगाई जाएगी, लेकिन उसमें अगर यील्ड अच्छी होगी यानी कि पैदावार अच्छी होगी तो किसान को फायदा होगा। तो अब पैदावार अच्छी करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ये हमको पढ़ना है, बात समझे। तो यही हमारा टॉपिक पहला रहेगा, इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड, क्रॉप की यील्ड को कैसे बढ़ाया जाए, फसल की पैदावार को कैसे बढ़ाया जाए। तो थोड़ा बहुत तो आप पहले से जानते हैं बेटा, इस बारे में जानते होंगे कि आप खुद सोचिए, फसल की पैदावार को यानी क्रॉप की यील्ड को अगर बढ़ाना होगा, क्रॉप की यील्ड को अगर कोई किसान चाहेगा कि उसके खेत में पैदावार अच्छी हो तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा बताइए। पहला काम वो किसान क्या करेगा, अच्छी क्वालिटी के सीड को खरीदेगा। आपको समझ में आ रही है, पहला जो स्टेप होता है इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड में, क्रॉप की यील्ड को इम्प्रूव करने के लिए जो पहला स्टेप होगा, जो कोई किसान पहला स्टेप लेगा, दैट इज सीड का सिलेक्शन, यानी सीड अच्छी क्वालिटी की खरीदेगा। भाई अच्छी क्वालिटी के सीड खरीदेगा तभी तो अच्छी क्वालिटी की फसल निकलेगी, बात समझे ना। तो पहला स्टेप होता है अच्छी क्वालिटी के सीड को खरीदना। दूसरा स्टेप होता है कि आपने उस सीड को बो दिया ज़मीन में, अब उसको नरिशमेंट कैसे मिलेगा, अच्छा नरिशमेंट चाहिए, तो आप क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे उसको नरिशमेंट देने के लिए। दूसरा स्टेप होता है नरिशमेंट और क्रॉप, नरिशमेंट फॉर क्रॉप। और तीसरा स्टेप, आपने फसल उगा ली, अब उस फसल को कीड़े ना खाएं, यानी कि आप उसकी सुरक्षा करेंगे, आप उसको देखेंगे, देख रेख करेंगे, यानी कि प्रोटेक्शन, बात समझे। इसका मतलब ये है कि हमें इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड में 3 चीज़ें पढ़नी हैं कि किसी भी क्रॉप का जो इम्प्रूवमेंट होता है वो 3 स्टेप्स में किया जाता है ना, 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए, बात समझे ना। किसी भी क्रॉप की यील्ड को बढ़ाना है 3 चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। पहली चीज़ क्या, सीड का सिलेक्शन, सीड अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। दूसरा, आपने सीड खरीद लिए, अब सीड को बोएंगे तो अब भी उसको नरिशमेंट मिलेगा, सीड को आप नरिशमेंट देंगे तब तो सीड क्या करेगा, प्लांट को बनाएगा। तो नरिशमेंट इन न्यूट्रिशन कैसा मिलेगा उसको, न्यूट्रिशन ऑफ सीड का न्यूट्रिशन। और तीसरा, जब उस सीड ने प्लांट को बना लिया तो अब उस प्लांट की रक्षा करनी पड़ेगी, कीड़ों से बचाना पड़ेगा, यानी कि प्रोटेक्शन। तो क्रॉप
प्रोटेक्शन। ये 3 हेडिंग हमको अब पढ़नी है। बात समझो बेटा, ये 3 हेडिंग्स पढ़नी है इसके अंदर। इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड, क्रॉप की यील्ड के लिए इम्प्रूव करने के लिए, क्रॉप की यील्ड को इम्प्रूव करने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। सीड का सिलेक्शन अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए भाई। न्यूट्रिशन में सीड को कौन कौन से फर्टिलाइजर्स चाहिए होते हैं, कौन से नहीं चाहिए होते हैं, ये सारी नॉलेज होनी चाहिए। क्रॉप प्रोटेक्शन में क्या होता है कि क्रॉप प्रोटेक्शन में हमें किस तरीके से हम क्रॉप को बचाएंगे। इंसेक्टिसाइड्स को यूज़ करेंगे, वीडिसाइड्स को यूज़ करेंगे, पेस्टिसाइड्स को यूज़ करेंगे, और बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिससे कि हम अपनी फसल को बचा सकते हैं किसी भी तरह से। क्योंकि अगर सपोज ऐसा होता है कि फसल तो उगा ली किसान ने, लेकिन उसकी फसल को कीड़ों ने नष्ट कर दिया, कीड़ों ने खत्म कर दिया, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है किसान को। ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हम लोग इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इतना आपको ये समझाया, पहले मैं अपना लिखवाऊंगी, उसके बाद हम धीरे धीरे अगली हेडिंग्स में चीज़ों को पढ़ते चले जाएंगे। चलिए थोड़ा सा हम लिखते हैं इसके बारे में साथ ही साथ। तो आप समझे बेटा, तो क्रॉप यील्ड में इम्प्रूवमेंट का मतलब है ये 3 स्टेप। जब हम किसी भी क्रॉप की यील्ड में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो हमें इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड। ठीक है, चलिए द इंक्रीज इन क्रॉप यील्ड को हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं ना, यील्ड को हम लोग प्रोडक्शन में कह सकते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन, द इंक्रीज इन क्रॉप यील्ड यानी प्रोडक्शन कैन बी डिवाइडेड into 3 stages या 3 steps। Number 1, seeds for planting। seeds for planting, प्लांटिंग करने के लिए जो सीड्स चाहिए वो कैसे होना चाहिए। नंबर 2, नर्चरिंग यानी न्यूट्रिशन, नर्चरिंग ऑफ द क्रॉप प्लांट्स। और नंबर 3, प्रोटेक्शन ऑफ द growing, protection of the growing and harvested crops for loss। लॉस से बचाने के लिए इन तीनों हेडिंग्स को हम लोग साइंटिफिक टर्म क्या देंगे। सीड्स फॉर प्लांटिंग, यानी सीड्स को सिलेक्ट करना है, यानी कि क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट कहेंगे इसे। क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव करना, क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। ठीक है, और नर्चरिंग ऑफ द, इसको क्या कहेंगे, नर्चरिंग ऑफ द क्रॉप प्लांट्स को क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ ग्रोइंग, इसको क्या कहेंगे बेटा, इस हेडिंग को हम लोग क्या कहेंगे, क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। बात को समझे। ठीक है, तो हमें
क्रॉप की यील्ड को इम्प्रूव करने के लिए इन 3 चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। सीड्स फॉर प्लांटिंग, यानी आप जो प्लांटिंग करना चाह रहे हैं, आप जो क्रॉप लगाना चाह रहे हैं, उसके लिए सीड्स कैसे होने चाहिए। तो हम इस पूरे मैनेजमेंट को, सीड को सेलेक्ट करने के अब आप सोचेंगे सीड को सेलेक्ट करने में क्या है बेटा जी। सीड को सेलेक्ट करने का मतलब ये है कि सीड को सेलेक्ट करने का मतलब है कि मार्केट में इतने सारे तरीके के सीड्स आते हैं, अलग अलग वैरायटी के सीड्स। अब आप सोचेंगे कि अलग अलग वैरायटी के सीड्स कैसे, अलग अलग वैरायटी के सीड्स ऐसे कि इतने तरीके की जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाई जा रही हैं, यानी 2 प्लांट को मिलाकर। जैसे मैंने आपको पहले भी एक एग्जाम्पल ये बताया था कि अगर हम लोग क्रॉप की यील्ड को बढ़ाना चाहते हैं तो एक प्लांट सपोज मटर का ये है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, एक प्लांट मटर का ये है, मटर का जिसके अंदर 50 पॉड निकलती हैं। दूसरा प्लांट ये है मटर का जिसके अंदर सिर्फ 25 निकलती हैं, है ना। बात को समझे ना। इस प्लांट में 50 पॉड निकलती हैं, लेकिन ये बहुत लंबा है। ये प्लांट में 50 पॉड निकलती हैं, लेकिन ये बहुत लंबा है, जिससे कि हवा चलती है तो ये गिर जाता है। तो एक कमी इसके अंदर भी है। दूसरा वाला जो है ये प्लांट, ये थोड़ा छोटा प्लांट होता है। ये वैरायटी दूसरी है मटर की वैरायटी। अभी मैं आपको वैरायटी मतलब समझाऊंगी, ठीक है ना। मटर की दूसरी वैरायटी है जो कि है तो छोटी हाइट का, लेकिन इसके अंदर पॉड कम आती है। तो हमें दोनों कैरेक्टर एक प्लांट के अंदर चाहिए, यानी कि हम ऐसा चाहते हैं प्लांट जिसकी हाइट भी ज़्यादा ना हो और पॉड भी उसके अंदर ज़्यादा आए। तो एक कैरेक्टर इसके अंदर अच्छा है, एक कैरेक्टर इसके अंदर अच्छा है। हम दोनों के कैरेक्टर को मिला देंगे। कैसे मिलाएंगे? मिलाने को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं मिलाने को? हाइब्रिडाइजेशन। हमने 2 वैरायटी के प्लांट को हाइब्रिडाइज करा दिया। हाइब्रिडाइज कराने का मतलब ये होता है बेटा, देखिए आप लोगों ने 8th क्लास में फ्लावर के पार्ट्स पढ़े होंगे। 8th क्लास में ज़रूर, 7th 8th में है, फ्लावर्स के बारे में बच्चे पढ़ते हैं छोटी छोटी क्लासेस से। तो फ्लावर के पार्ट्स आपने पढ़े होंगे। तो फ्लावर में एक मेल पार्ट होता है जिसको स्टेमन कहते हैं। फ्लावर में एक फीमेल पार्ट होता है जिसको स्टिग्मा कहते हैं, ठीक है। आपको मालूम है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तभी सीड बनता है। जब फर्टिलाइजेशन होता है तभी सीड बनता है। फर्टिलाइजेशन होने के लिए सबसे पहले जो फ्लावर का मेल पार्ट होता है उसको उड़कर या हवा के थ्रू बहकर, हवा के थ्रू उड़कर या पानी के थ्रू बहकर उसको फीमेल पार्ट पर आना होता है, जिसको हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। सुना है आपने बेटा? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। जो मेल पार्ट होता है उसके पास स्टेमन होते हैं, वो हवा में उड़ते हैं। फीमेल पार्ट जो होता है उसके पास स्टिग्मा होता है ऊपर, और नीचे ओवरी होती है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। जब स्टेमन के अंदर का मेल यानी कि फीमेल पार्ट जो ओवरी है उसके अंदर का ओव्यूल कंबाइंड होंगे तब फर्टिलाइजेशन होगा, और जब फर्टिलाइजेशन होगा तभी सीड बनेगा। इसका मतलब सीड के बनने के लिए फर्टिलाइजेशन जरूरी है, और फर्टिलाइजेशन से पहले पॉलिनेशन जरूरी है। पॉलिनेशन का मतलब जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं मेल पार्ट में वो उड़कर फीमेल पार्ट पर आ जाएं, उसको कहते हैं पॉलिनेशन। हमें यही करवाना है। एक प्लांट ये था जिसके अंदर 50 पॉड आ रही थी, एक प्लांट ये था जिसके अंदर कम पॉड आ रहे थे, लेकिन इसकी हाइट अच्छी थी। तो हमको दोनों के कैरेक्टर एक में चाहिए थे, हमको दोनों प्लांट के कैरेक्टर एक ही में चाहिए, तो हमने दोनों को पॉलिनेट करवा दिया। यानी इस वाले प्लांट में जो फ्लावर लगे थे उसके पॉलन ग्रेन को लिया और इसकी स्टिग्मा पर छिड़क दिया, और वो प्रोसेस पूरा हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, दोनों प्लांट से मिलकर जो बीज बना, बीज किस में बनेगा? जो फीमेल में। आपको अभी ये सब समझाऊंगा। तो आपको यहाँ ये याद रखना है कि अगर हम लोग अच्छी वैरायटी के सीड चाहते हैं तो साइंटिस्ट ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं। जो मैं आपको बता रही हूँ ना, कि साइंटिस्ट ऑलरेडी काम कर चुके हैं ये वाले, यानी कि 2 अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स को अगर हमने फर्टिलाइज करवा दिया, फर्टिलाइजेशन करवा दिया, 2 अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स को अगर हमने फर्टिलाइज करवा दिया तो उससे जो नया बीज बनेगा वो नया बीज एक नई वैरायटी का होगा, जिसमें कि उन दोनों प्लांट के कैरेक्टर आ जाएंगे। जिसको बोलते हैं इंटर वेराइटल इम्प्रूवमेंट। इंटर वेराइटल हम लोग ये भी कर सकते हैं कि बेटा आपने फर्स्ट चैप्टर में जीनस और स्पीसीज सब पढ़े होंगे। फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है ना आपने, जीनस होता है, स्पीशीज किसी भी एनिमल का जो साइंटिफिक नेम होता है, किसी भी एनिमल का जो साइंटिफिक नेम होता है वो 2 शब्दों से मिलकर बनता है, 2 वर्ड्स से मिलकर बनता है। फर्स्ट वर्ड जीनस होता है और सेकंड वर्ड स्पीसीज होता है। जैसे कि हम लोग अपना नाम लेते हैं ह्यूमन बींग्स का, ह्यूमन बींग्स का जो साइंटिफिक नेम होता है ना, ह्यूमन बींग्स का जो साइंटिफिक नेम होता है
वो होता है होमो सैपियंस। तो ये जीनस है, ये स्पीसीज है, ये जीनस है, ये स्पीसीज है। अब जैसे हम मटर की बात करते हैं, यानी कि पी की बात करते हैं, तो पी जो होती है ना, पी में क्या होता है, पी का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है पायसम सैटाइवम। ये वो मटर है जिसको हम लोग खाते हैं। एक और मटर होती है जो बिल्कुल मटर के जैसे देखने में लगती है, उसके अंदर फ्लावर्स बहुत ही खूबसूरत होते हैं, वो भी मटर होती है, लेकिन इसकी वैरायटी अलग होती है, इसकी स्पीसीज, जैसे कि ये खाने वाली मटर है पायसम सैटाइवम। एक और होती है मटर, एक और होती है मटर, ये गार्डन भी कहलाती है, जिसको हम लोग खाते हैं। एक होती है स्वीट पी, एक होती है स्वीट पी जिसके फ्लावर्स बहुत सुंदर होते हैं, फ्लावर्स ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत फ्लावर होते हैं। इसके फ्लावर ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है, इसके फ्लावर अच्छे होते हैं, लेकिन इसकी पॉड, इसकी मटर को कोई खाता नहीं है क्योंकि इसमें थोड़ा सा पॉइजनस सब्सटेंस होता है, और इसका नाम होता है लेथाइरस। स्वीट पी का साइंटिफिक नेम होता है लेथाइरस ओडोरेटस। स्वीट पी का साइंटिफिक नेम होता है लेथाइरस ओडोरेटस। इसमें फ्लावर्स अच्छे हैं, इसकी मटर को हम लोग खाते हैं, तो भाई हम चाहते हैं कि जिस मटर को हम खाते हैं उसके फ्लावर भी खूबसूरत निकले, तो हम इसको दोनों को, सॉरी, इन दोनों को क्या करवा देंगे, पॉलिनेशन करवा देंगे, इन दोनों को पॉलिनेशन करवा देंगे। तो इन दोनों से मिलकर जो तीसरी आप वैरायटी बनेगी ना, वो ऐसी बनेगी जिसके अंदर खूबसूरत फ्लावर भी होंगे और मटर खाने वाली है, जो हम लोग खाते हैं वो वाली मटर निकलेगी। तो आप देखिए दोनों ही मटर थी, दोनों की स्पीसीज जीनस सवरत है, दोनों अलग अलग स्पीसीज में, एक ही प्लांट की अलग अलग स्पीसीज में, एक ही प्लांट की अलग अलग स्पीशीज में भी हम लोग पॉलिनेशन करवा सकते हैं, एक ही प्लांट की अलग अलग स्पीसीज में भी हम लोग पॉलिनेशन करवा सकते हैं। तो ये आपको मैं बताऊंगी किस किस तरीके से ये सब होता है। आपको समझ ना बेटा, आराम आराम से पढ़ेंगे तो सब कुछ आपको लिख देंगे, ठीक है। तो अभी हमें ये समझना है कि क्रॉप की वैरायटी का इम्प्रूवमेंट जो है, क्रॉप वैरायटी का इम्प्रूवमेंट 3 तरीके से होता है। पहले तो क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। वैरायटी को इम्प्रूव करने का मतलब क्या है, वैरायटी को इम्प्रूव करने का मतलब ये है कि 2 अलग अलग वैरायटी, जो अच्छी वैरायटी हो उसको छांट लो और उन अच्छी वैरायटी को छांट कर ले आओ और उनका आपस में क्रॉस करवा दो, तो जो बनेगा बहुत ही अच्छा बनेगा, जो उसकी पेरेंट प्लांट से अच्छा होगा, ठीक है। नर्चरिंग क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट यानी कि किस तरीके से फर्टिलाइजर्स मैन्योर्स हमें कौन कौन सी यूज़ करना चाहिए वो पढ़ेंगे इसके अंदर। प्रोटेक्शन में आपको मैंने बताया क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट लगता है। ये 3 हेडिंग आपको याद रखनी पड़ेगी, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोटेक्शन। तो हम पहली हेडिंग ये पढ़ने जा रहे हैं। अब आगे सबसे पहले अब हम ये हेडिंग का सारा कुछ पढ़ेंगे, फिर इसका पढ़ेंगे, फिर इसका, ठीक है। चलिए बात समझ आ गई। तो हमें क्रॉप की वैरायटी में इम्प्रूवमेंट के लिए 3 स्टेप्स लेने पड़ते हैं। पहला स्टेप क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट कहलाता है, दूसरा स्टेप क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट कहलाता है और तीसरा स्टेप क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट कहलाता है, ठीक बेटा। बात समझ में आ गई। हमें 3 मैनेजमेंट पढ़ने हैं ना, बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्रॉप की वैरायटी के इम्प्रूवमेंट के लिए 3 स्टेप्स होते हैं। क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट के लिए 3 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, नंबर 2 क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट एंड नंबर 3 क्रॉप प्रोटेक्शन, ठीक। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, वैरायटी को बढ़ाना है, वैरायटी को बढ़ाने के लिए 2 अलग अलग वैरायटी को क्रॉस करते हैं। आपको मालूम है कि साइंटिस्ट ऐसी भी रिसर्च कर चुके हैं जिसमें कि ब्रिंजल यानी बैगन और टमाटर की वैरायटी को क्रॉस करा दिया गया। बैगन और टमाटर की वैरायटी को क्रॉस कराया गया, बैगन और टमाटर, तो जो नया प्लांट बना उसमें बैगन और टमाटर दोनों ही निकल रहे हैं। आपको समझा, ऐसे भी प्लांट्स बनाए गए हैं, बैगन और टमाटर दोनों ही निकल रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए इस तरीके की बहुत सारी रिसर्च हो चुकी हैं और बहुत सारे प्लांट बना चुके हैं साइंटिस्ट, तो हमें वही पढ़ना है। तो आप खुद सोचिए, जिसको बैगन और टमाटर एक में चाहिए होगा तो उसके वो बीज लेना। हालांकि ये जो बैगन और टमाटर वाली रिसर्च है ऐसा हो चुका है
ये बनाए जा चुके हैं, लेकिन इसको आपको मालूम है कोई भी रिसर्च जब की जाती है ना तो गवर्नमेंट से उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है, पेटेंट कराना पड़ता है, पेटेंट कहते हैं परमिशन लेनी, सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है। तो इसको सर्टिफिकेशन नहीं मिला था, सीधे इसके बीज मार्केट में आपको नहीं मिलेंगे। नहीं तो आप मार्केट में चले जाए, पूछा भाई ऐसा बीज दे दीजिए जिसमें कि टमाटर और बैंगन दोनों आ रहे हो, तो आपको भी मैम ने तो कहा था भाई अब बाजार में नहीं मिल रहे, तो आपको बता दो इसके लिए सर्टिफिकेशन नहीं मिला था, लेकिन साइंटिस्ट ऐसा बना चुके हैं और बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स बनाई जा चुकी हैं जिनको की सर्टिफिकेशन भी मिल चुका है। ठीक, चलिए अब हम पहली वाली हेडिंग को पढ़ने जा रहे हैं, क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। इसके बारे में मैं आपको लिखाती हूँ, जो चीज़ें मैंने आपको भी बताई वही लिखना है इसके अंदर। बस किस तरीके से दो अलग अलग स्पीसीज़ के बीच में क्रॉस कराते हैं, दो अलग अलग स्पीसीज़ के बीच में क्रॉस करा सकते हैं, दो अलग अलग वैरायटी के बीच में भी क्रॉस करा सकते हैं, यानी कि हम अपने डिज़ायर्ड कैरेक्टर को ले लेते हैं, यानी जैसा हम चाहते हैं वैसा प्लांट बना सकते हैं। बस एक काम ये करना होता है कि हम अपने डिज़ायर्ड कैरेक्टर किसी प्लांट के अंदर ढूंढेंगे। हमें देखना होगा किसी कोई क्रॉप लगी हुई तो वहाँ पर हम ढूंढेंगे भाई ये वाला प्लांट तो इस चीज़ में अच्छा है, ये वाला प्लांट इस चीज़ में अच्छा है, हमें तो दोनों चीज़ें एक ही चाहिए। आपने क्या किया, दोनों प्लांट को फटाफट क्रॉस करा दिया, हो गया नई वैरायटी हो गई। क्या नई वैरायटी? इस तरीके से वैरायटी को इम्प्रूव करते हैं, फिर उसके सीड मार्केट में आ जाते हैं, मार्केट से किसान खरीद के उसको उगाते रहते हैं। ठीक, चलिए इसको पढ़ते हैं अब हम क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट को। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पहला स्टेप, क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, ठीक है। चलो the main aim of this practice is to find a variety of crop. Find a variety of crop which can withstand different situations. Like high soil salinity, diverse climatic conditions, water availability, and a good yield. ठीक है। क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट में द मेन एम ऑफ दिस प्रैक्टिस, यानी कि क्रॉप वैरायटी में हमें क्या चीज़ देखने देती है, दिस प्रैक्टिस इज टू फाइंड अ वैरायटी, वैरायटी को ढूंढना होता है, विच कैन विदस्टैंड, मतलब ऐसी वैरायटी होनी चाहिए विच कैन विदस्टैंड डिफरेंट सिचुएशंस लाइक हाई सॉइल सैलिनिटी। हाई सॉइल सैलिनिटी का मतलब कि अगर सॉइल में सॉल्ट ज़्यादा हो, सैलिनिटी का मतलब सॉल्ट ज़्यादा हो अगर सॉइल के अंदर, तो उसको सहन कर सके। डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस यानी कि कभी तो इस एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, कभी बहुत कम टेम्परेचर होता है, तो ये सारी इन्वायरमेंटल कंडीशंस झेलने लायक हो वो फसल, तो ऐसी वैरायटी होनी चाहिए। वाटर अवेलेबिलिटी एंड गुड यील्ड,
वाटर अवेलेबिलिटी, अगर कभी ऐसा हो कि पानी की कमी हो तो भी वो उसको सहन कर पाए। बेटा प्लांट ऐसा होना चाहिए जो कि ये सारी इन्वायरमेंटल कंडीशन को सहन कर पाए। सपोज कोई प्लांट ऐसा है जरा सी धूप तेजी मुरझा गया मर गया, ऐसी नहीं, ऐसी वैरायटी नहीं चाहिए हमें। ऐसी वैरायटी चाहिए कि अगर कोई भी इन्वायरमेंटल कंडीशन हो उसको सहन करने लायक हो, ठीक है। तो ये हमें ऐसी वैरायटी को ढूंढना है। अब हम कौन कौन सी वैरायटी को पढ़ेंगे इसके अंदर, हम कौन कौन से स्टेप्स को पढ़ेंगे इसके अंदर, देखिए। There are 2 ways पहले आप लिखिए इसको। For this, farmers should be provided. Farmers should be provided. Farmers should be provided with good quality seeds, with good quality seeds of a particular variety, ठीक है। फार्मर्स को अच्छी क्वालिटी के सीड चाहिए होते हैं। और दिस फार्मर्स शुड बी प्रोवाइडेड विद गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स ऑफ अ पर्टिकुलर वैरायटी। किसी भी एक पर्टिकुलर वैरायटी के सीड्स उस फार्मर को चाहिए होंगे। तो उन सीड को कैसे बनाया जाए, उन सीड को किस तरीके से बनाया जाए, हम इनको पढ़ेंगे। इसी हेडिंग के अंदर अब हम लोग क्या पढ़ने पा रहे हैं, हाउ टू प्रोड्यूस दीज वैरायटियल सीड्स। हाउ टू प्रोड्यूस, क्या क्या तरीके हैं अच्छी वैरायटी के सीड को बनाने के, क्या क्या तरीके हैं अच्छी वैरायटी के सीड को बनाने के, वो पढ़ेंगे। तरीके, मेथड्स, ठीक है। मेथड्स फॉर इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप वैरायटी, इन क्रॉप वैरायटी, मेथड्स फॉर इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप वैरायटी। पहला मेथड है हाइब्रिडाइजेशन। पहला कौन सा मेथड है, हाइब्रिडाइजेशन। तो अभी मैंने आपको बताया, दो मिला क्रॉस करा दो। हाइब्रिडाइजेशन, ये हाइब्रिडाइजेशन में तीनों की सब चीज़ों के बारे में आपको लिखवाऊंगी। पहले एक फ्लो चार्ट बनवा दूंगी आपको। हाइब्रिडाइजेशन तीन चीज़ें पढ़नी है, इंटर वेराइटल, इंटर स्पेसिफिक और दूसरा इंटर जेनेरिक। ठीक है, चलिए अभी समझेंगे इसको सब। और दूसरा जो पढ़ेंगे हम लोग, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। दो तरीके, ये दो तरीके हैं, हम इनके बारे में बेटा लिखेंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। पहले समझेंगे मेथड्स फॉर इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप वैरायटी। हमने कहा फार्मर्स को अच्छी वैरायटी के सीड चाहिए होते हैं। अच्छी वैरायटी के सीड किस तरीके से बनेंगे, दो तरीके से बनेंगे। पहला तरीका है हाइब्रिडाइजेशन, जो मैंने आपको बताया, एक प्लांट दोनों को क्रॉस करवाते हैं। क्रॉस करवाने को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्रॉस करवाने को क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। और क्रॉस का मतलब आप समझ रहे हैं, मेल पार्ट को फीमेल पार्ट पर स्प्रे कर दीजिए, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन से प्लांट के बीच में करवाएं, उसको तो सेलेक्ट करना पड़ेगा। वो तरीके ये हैं। इंटर वेराइटल का मतलब दो अलग अलग वैरायटी के बीच में क्रॉस। इंटर वेराइटल यानी दो अलग अलग वैरायटी के बीच में क्रॉस, यानी कि इंटर वेराइटल का मतलब यहाँ लिख लेते हैं क्रॉस
between two varieties. Interspecific, specific यानी species, यानी क्रॉस between two species. इंटरजेनरिक, जेनेरिक यानी जीनस, जीनस पता है ना, पहला लेटर पहला वर्ड जीनस होता है. क्रॉस बिटवीन टू जीनस. और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो होती हैं उनके तो जीन्स में चेंजेस कर देते हैं, इसको हम पढ़ेंगे बाद में, पहले हमको ये पढ़ना. ठीक है, चलिए. तो अभी हमने देखा कि हाइब्रिडाइजेशन को क्रॉस कहते हैं. क्रॉस के 3 तरीके हैं. ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरा मैं आपको एक डायग्राम बनाकर समझाऊंगी कि ये हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से किया जाता है और इनकी एग्जांपल्स भी आपको बताऊंगी कि ये किस तरीके से बनाई जाती है. ठीक है, चलिए. तो अभी इतना याद रखिएगा कि क्रॉप वैरायटी की क्रॉप की यील्ड के लिए हमें 3 स्टेप्स चाहिए होते हैं जो शुरू में पड़े. तो हम लोग उसमें तो पहले स्टेप को लेकर चल रहे हैं, क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट को. क्रॉप की वैरायटी के लिए हमें दो मेथड से कर सकते हैं. क्रॉप की वैरायटी में इम्प्रूवमेंट हम 2 मेथड से कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बना सकते हैं. ठीक है, चलिए. तो इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन. ठीक, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन.